मेरे बच्चे, हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और जो हमारे पास नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। अगर आपने इसको किताब से पढ़ना है, जैसे जैसे हम चैप्टर को प्रोग्रेस करते जाएंगे आप इसको किताब से पढ़ते जाओ। दो चीज़ों का मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आपकी पुरानी क्लासेस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की मिस हो गई हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बैच 2 वाले मिस हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। अब से आप ये अहद कर लो कि भाई इस चैप्टर से हम लाइव क्लासेस साथ साथ दे रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं है। जो आपके पहले दो चैप्टर निकल गए हैं ना, जिसके भी निकल गए हैं, वो बैच 1 का 2 का, वो दोबारा कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो आप अब से लाइव क्लास कोशिश करो ना छोड़ो, वरना आपके ऊपर बाद में बर्डन बहुत आना शुरू हो जाएगा। तो सारे नए बच्चों के लिए भी ये हिदायत है कि आप क्लास को अब साथ साथ लेते चलो। ये नया चैप्टर है, इसका पुराने से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। कोशिश करो बस क्लास जो है ना वो साथ साथ लेते चलो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। ओवर थिंक से मुराद ये है कि अब जैसे कल जो है वो गालिबन ई कैट की जो लड़की हैं उनकी तरफ से ये फरमाइश आ रही थी कि जो आज की क्लास है उसको पोस्टपोन किया जाए, ताकि हम जो है वो अपने पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कर सकें। देखो, हमेशा जहन में रखना कि चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह बनाने में टाइम लेती हैं। ठीक है, ये दुनिया का मुसद्दे का कानून है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, हर चीज़ में ऐसा ही होता है। देखिए, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आपने क्लास 6 के अंदर अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, शायद आपको सेंस ना बना होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। 7 में आपने फिर मैथ्स पढ़ी होगी, 8 में भी आपने कुछ ना कुछ मैथ्स पढ़ी होगी। मैट्रिक क्लास में आपने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह पढ़ी होंगी। उस वक्त आपने उन चीज़ों को सॉल्व करना सीखा था, शायद आपको उनका मतलब ना पता हो। अभी क्लास 11 की जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू मोशन की इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको रूट्स निकाल के दिखा रहा हूँ कि भाई वो जो आपने चीज वहां सीखी थी ना उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसके लिए इन शॉर्ट टर्म ये होती है कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो ऑन। होता ये कि भाई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते जाओ। आपके कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में जो है ना वो पूरे फिजिक्स में मास्टर हो जाओगे या पूरे मैथ्स में मास्टर हो जाओगे। बस लाइफ क्लास लो, टेस्ट दो, जैसा भी आता है अच्छा टेस्ट दो, बुरा आता है बुरा टेस्ट दो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई जलील नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको अपना फायदा होता रहेगा। दूसरी चीज ये है, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है वो मुझे आप लोगों का शुक्रिया, आपने बता दिया था। मैंने गालिबन गलत वीडियो अपलोड कर दी थी। उसमें वो वाला पार्ट था ही नहीं, तो मैंने अब वो सही करके अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज, जो हमारा अभी टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जितना भी पढ़ लेंगे वो सारा का सारा आ रहा होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जितना भी पढ़ लेंगे वो सारा का सारा आ रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखो भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना हमने पढ़ना क्या है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो, हमारे पास ना तीन तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, या तीन तरह के कह लो के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि वो करंट को अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा सर, कौन कौन से तीन तरह के हैं, जरा ये बता दें। एक मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे पास होता है कंडक्टर। सही है। और एक मेरे बच्चे हमारे पास होता है इंसुलेटर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, सुनते आ रहे होगे। और एक मेरा बेटा हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीन होते हैं मेरे बच्चे हमारे पास मटेरियल। सही है। अच्छा जी, अब देखो, कंडक्टर जो है ना ये जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। इंसुलेटर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है या कंडक्ट नहीं करता। सही है। सेमीकंडक्टर जो है ना वो आपके पास होता है पार्शियल कंडक्टर। सबसे पहली चीज, कंडक्टर के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में बात करनी है। तो आगे कहीं पे भी आपको सुनने को मिले ना कि हम किसकी बातचीत कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना किनको है, मेटेलिक कंडक्टर्स को। बार बार आपके सामने आएगा, ये कॉपर का वायर है, ये एल्यूमिनियम का वायर है, ये सिल्वर का एलिमेंट है। तो ऑल दीज आर मेटेलिक कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जिसकी मिसाल है वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है। आपने देखा होगा जो आपके इलाके में बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बोला जाता है या रिकमेंड किया जाता है कि यार आप रबड़ के सेफ्टी शूज पहन के जो है ना वो काम करो, ताकि आपको करंट ना लग जाए। सिमिलरली हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं पार्शियल कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आर पार्शियल कंडक्टर्स। और ये जो पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं ग्रुप 4A से, ग्रुप 4A से या कार्बन फैमिली से होते हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर तीन चार मशहूर सेमीकंडक्टर्स का नाम भी पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास होता है सिलिकॉन होता है, जैसे हमारे पास जर्मेनियम होता है, जैसे हमारे पास कार्बन होता है। ऑल दीज आर
सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक मेरे बेटे हम लोग पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आगे चल के हमारे पास आएगा, और इसके अंदर हम सारे के सारे सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर फिजिक्स को लेके बातचीत कर रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी कैसे कंट्रोल करते हैं, बला बला बला। अभी आपने सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि दे आर सम व्हाट पार्शियल कंडक्टर्स। अच्छा, पार्शियल कंडक्टर्स क्या होते हैं कि भाई इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की जितनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन इंसुलेटर्स की जितनी बुरी भी नहीं होती है। सही। अब ये तो था इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमने मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में बातचीत करनी है। अब पहला सवाल ये आता है कि जनाब कंडक्टर्स के पास ऐसी क्या खास चीज है जो इन्हें कंडक्ट करने पे मजबूर करती है। अच्छा, क्या कंडक्ट करने पे? करंट। मतलब कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि करंट को अपने अंदर से गुजरने देंगे, करंट को अलाउ करेंगे, यानी कि चार्ज को फ्लो करने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। तो भाई कंडक्टर के पास ऐसी क्या खास चीज है? तो जहन में जवाब आता है कि भाई कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही। अब यहीं से हमारा चैप्टर हो गया शुरू। अब समझते चलना, कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? फ्री चार्ज, ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्प करता है। अब पहला सवाल यह आता है कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अब बहुत सारे बच्चों का इसको लेकर एक गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं यहां सही करा देता हूं। अगर आपका भी ये गलत कॉन्सेप्ट था तो देख लेना और इसको सही कर लेना। देखो, किसी भी एटम का, चाहे वो कंडक्टर का एटम हो, चाहे वो इंसुलेटर का एटम हो, या किसी भी का जो एटम होता है उसका तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। हमारे पास जो लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये जो लास्ट शेल होता है, इस शेल को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल इज द लास्ट स्टैंडिंग शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग और ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू में। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये वाला। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यहां लिख भी देता हूं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसको बेटे कहा जाता है लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। सर इसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? इसलिए लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे बच्चे, अभी हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं करूंगा आपके सवाल नहीं लूंगा। सिर्फ फोकस करो जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इसे क्यों कहते हैं भैया? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से मैक्सिमम फासले पे होता है। जब ये न्यूक्लियस से विद इन द एटम, विद इन द स्ट्रक्चर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो इससे न्यूक्लियस का फासला ज्यादा होता है। जब न्यूक्लियस से इसका फासला ज्यादा है तो जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है वो बहुत कम होती है। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, ये कैसी होती है? बहुत कम होती है, मिनिमल होती है। समझ में आने वाली बात है। तो अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है या उन्हें ये लगता है कि भाई यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। अब क्या होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एक्वायर करता है। कहां से एनर्जी एक्वायर करता है भाई? बहुत सारे तरीके एनर्जी इसको देने के। लाइट की फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दे सकते हो, हीट की फॉर्म में दे सकते हो, वरना ये सराउंडिंग से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। क्यों भाई? आपके सराउंडिंग में भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, वहां से थर्मल एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो ये जब एनर्जी एक्वायर करता है, इसको यहां से निकलने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ये मिनिमम एनर्जी एक्वायर करता है और यहां से ये क्या होता है? फ्री हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया? फ्री हो गया। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आप ये कहोगे कि अब इसके ऊपर न्यूक्लियस का बस नहीं चल रहा, अब ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आजाद हो चुका है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है। मजीद एक चीज ध्यान में रखना जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। आपके पास ये जो न्यूक्लियस होता है, ये यकीनन ये न्यूक्लियस किसी एटम का होगा। भाई ये न्यूक्लियस किसी एटम का होगा ना। और एटम के बारे में हमें पता है कि एटम का ओवरऑल नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। नेट चार्ज जीरो बोले तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैं मिसाल ले रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि यार ये कोई ऐसा मटेरियल था जिसके पास 8 प्रोटॉन थे और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका जो वैलेंस शेल का एक कह लो कि इलेक्ट्रॉन था, उसने रूम टेम्परेचर की एनर्जी एक्वायर करी और एनर्जी को एक्वायर करके वो आखिरी शेल से बाहर आ गया। सही। आखिरी शेल से क्या हुआ? बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आ गया तो जो इसकी अपडेटेड शक्ल बनेगी वो ये बन जाएगी। अब 8 प्रोटॉन है इसके पास
और साथ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एक कम क्यों हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन एक कम इसलिए हो गया मेरे भाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया एनर्जी एक्वायर करके। तो मैं कहूंगा इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि अब एटम न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और इसको आगे चल के हम नाम दे रहे होंगे कर्नल का। क्या नाम दे रहे होंगे? कर्नल का। जहन में रख लीजिएगा ये सारी की सारी बातें, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूं। देखो सब, हमने अपनी बहस कहां से शुरू की थी? मैंने आपको यह बताया था कंडक्टर के पास खास चीज क्या होती है जो कि उन्हें अलाउ करती है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा वो खास चीज होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख रहे हैं कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन बनते कहां से। तो हमने देखा यार फ्री इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी एक्वायर करता है और फ्री हो जाता है। फ्री से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस की जो एक रीजन है जिसके अंदर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, वहां से वो बाहर चला जाता है। चला गया भाई, अब फ्री टू मूव है। समझ में आ गई? जब वो चला जाएगा तो पीछे जो आपका एटम बच जाएगा वो न्यूट्रल तो नहीं रहा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया, बाहर चला गया। तो ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कर्नल। तो जहन में रखिएगा, कर्नल आपके पास क्या होगा? कर्नल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस इन अ कंडक्टर। कर्नल आर पॉजिटिवली चार्ज आइंस इन अ कंडक्टर। ठीक हो गया? अच्छा, कंडक्टर के पास थोक के हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो इसके पास है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये सिर्फ एक मतलब एक फैक्चुअल बात है, वैसे तो मिसाल तो खैर इससे नहीं कहूंगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई फेंक दिया ये। मतलब तकरीबन रफली इतने होते हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब आगे देखो, हमारे पास जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। इंसुलेटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिजिडली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? कैसे हैं? रिजिडली बॉन्ड हुए हुए, किससे? न्यूक्लियस के साथ। यानी कि आप उन्हें कितनी भी एनर्जी देते रहो वो कभी भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ करके बाहर नहीं आएंगे। ये इंसुलेटर में होता है। एक मिसाल से आपको और बात समझाते हैं। आप में से तकरीबन सब ने, चाहे आप कंप्यूटर वाले हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हो, या कोई से भी आप स्टूडेंट हो, आपने अपनी 8वीं क्लास तक तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो ये 8वीं क्लास की केमिस्ट्री से ही है। ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। हमें पता है ये बात कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर्स अच्छे कौन से होते हैं? दे आर नॉन मेटल्स यूजुअली। आपके पास जितने नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गुड इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की खास बात क्या होती है कि दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने की या अट्रैक्ट करने की सलाहियत। तो अब आप खुद सोचो, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल है कि वो बराबर वाले का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ऐसे ही है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सोचो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे जो गिरफ्त है या पकड़ है वो कितनी मजबूत होगी। सिमिलरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। और आपने मेटल्स के बारे में ये बात पढ़ी होगी अपने बचपन में, 8वीं 9वीं क्लास की केमिस्ट्री में, कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हैं? जो कि रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। जैसे सोडियम को हम जानते हैं, सोडियम जो है वो अपने हाथ में इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा होता है कि कोई मिले उसे और वो उसे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करे और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है मेटल्स की, उसका दारोमदार इलेक्ट्रॉन लूज करने पर है, और इंसुलेटर्स की जो स्टेबिलिटी है उसका दारोमदार इलेक्ट्रॉन गेन करने पर है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर में भी फॉर्म हो जाता है। यही वजह है कि मेटल्स आर, इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स इवन एट रूम टेम्परेचर। इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो थर्मल एनर्जी होती है वो कम होती है। इस कम थर्मल एनर्जी को भी एक्वायर करके आपका मेटल क्या होता है? अच्छे से एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सही हो गया? सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको जो ऊपर लिखवा दिया वो आपको बेसिक सी बात ही बहुत है, बस आपने उतनी बात जहन में रखनी है। बाकी की बात तो आपके पास आगे आएगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमने खैर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू भी नहीं किया। तो सेमीकंडक्टर में बस इतनी बात जहन में रख लेना कि ये आपके पास पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं।
दूसरी बात, ये ग्रुप 4A से हैं जिसका नाम कार्बन फैमिली है। मशहूर मशहूर कौन से हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कार्बन है। इतनी बात अलबत्ता समझना जरूरी है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड हमने कुछ बातचीत करनी होगी जब मैं आपको रेजिस्टेंस का फिनोमिना जिस भी क्लास में वो आएगा पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बात यहाँ पे बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे पास जो इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बच्चे, इसके अंदर हमारे पास करंट से क्या मुराद है? बार बार आप सुनते हो ना, करंट फ्लो कर रहा है, करंट चल रहा है, करंट है, करंट नहीं है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है। तो भाई करंट से क्या मुराद है, करंट होता क्या है, इसको आप समझने देखो। जब भी हम पूरे टॉपिक के अंदर तार बनाएंगे या कोई कंडक्टर बनाएंगे ना, तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, समझना ना। ये मान लो हमारे पास एक अदद आ रहा है कंडक्टर, ठीक है। और ये मेरे बच्चे कंडक्टर जो है ना, वो इस तरह का क्यों बनाया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी। हम इस तरह का, मेरा बेटा, जब भी बनाएंगे ना, हम इस तरह का एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर बनाएंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे हम ये सही हो गया। इसको यहाँ पे कॉपी कर रख देते हैं ताकि हमारे काम आता रहे बाद में। चलो देखो भैया, अब मेरे बच्चे, हम जब भी कभी आपके सामने कंडक्टर का तस्करा आएगा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, आपके पास ये जो वायर होगी ना, ये हमेशा किस फॉर्म में होगी? एक अदद सिलेंडर के फॉर्म में आएगी। ये हमेशा आपके पास इसी तरह से रहेगी, इसमें कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब ये मान लो आपके पास एक कोई कंडक्टर है, यानी कि कोई मेटल का सिलेंड्रिकल पीस है। तो यकीनन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो मूव करते हुए जा रहे हैं। समझ में आने वाली बात है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक वॉक थ्रू गेट बना दिया। सर ये वॉक थ्रू गेट क्या भला है? मेरे बेटा, आप कभी किसी मॉल वगैरह में अगर दाखिल हुए होगे, आपने देखा होगा आपके एंट्रेंस के ऊपर ना, वहां पे एक एक गेट सा बना हुआ होता है। उस गेट का काम क्या होता है? आप जब उसके अंदर से जाते हो तो उसका मेटल डिटेक्टर लगा हुआ होता है, जो कि वो बेसिकली ये तय करना चाह रहे होते हैं आप कोई अनवांटेड चीज लेके किसी पब्लिक प्लेस में दाखिल ना हो जाओ। बस आपने इसको इस तरह समझना है, ठीक है। ये आपके पास एक, कह लो कि वॉक थ्रू गेट है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें से गुजर गुजर के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कोई यहाँ पर है, कोई इसमें आ रहा है, अभी कोई यहाँ से गुजर गया है, कोई ऐसे अभी इसमें से पास ही हो रहा है। और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक स्टॉप वॉच है। अच्छा, मैं नोट क्या कर रहा हूँ, अब जरा समझना, यहीं से आपको करंट का डेफिनेशन मिलेगा। मैं नोट क्या कर रहा हूँ? मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, मैं ये नोट कर रहा हूं एक सेकेंड में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरा। फिर सुनो, एक सेकेंड में कितना चार्ज इस गिवन क्रॉस सेक्शन से गुजरा। एक सेकंड में कितना चार्ज वायर के इस हिस्से से गुजरा, इस हिस्से से, यहां से। एक सेकंड में कितना चार्ज गुजरा यहां से। तो एक सेकंड में जितना चार्ज किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा, वही करंट है। ये जो करंट आप डिफाइन करते हो ना, करंट का वैल्यू आप कहते हो बराबर है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू अपॉन टी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज जिससे आपका चार्ज किसी गिवन जगह को क्रॉस करेगा। भाई जाहिर है, स्पीड नापने के लिए आप बताओगे तो सही ना, कि कितनी देर में यहां से क्रॉस हो रहा है, आपने बता दी वो बात। तो हमने बता दिया इस गिवन क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज इस जगह से गुजर रहा है, दैट विल बी योर करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज योर करंट। अच्छा, अब अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, तो भाई इसकी एक यूनिट तो आपके पास होती है एम्पियर, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड के। अच्छा, और देख लेते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक और तरह से इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो ये क्या बनेगा? 1 कूलम पर 1 सेकेंड बनेगा। साथ ही साथ हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 पावर -19 कूलम। तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 2 × 10⁻⁻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 ⁻कूलम। अगर मैं आपको बोलूं, मुझे बताओ एन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा? भाई एन से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है,
एन से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि यार एन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे सर मुश्किल ही कुछ नहीं है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6, दो का कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने एन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज निकालना है तो आप बोलोगे क्यू टोटल विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई, ये बन जाएगा आपके पास। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, मुझे बताओ, गौर से सुनना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, समझना, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सवाल समझो पहले। एक कूलम चार्ज का मतलब क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे ही है। दो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3.2 पावर माइनस 19। अब मुझे बताना है एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा भाई क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहां से लाके मैं एन का वैल्यू निकालूंगा, ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ई। क्यू की जगह पे रखूंगा 1, क्योंकि मैं एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, इसको 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था, लेकिन चलो मान लेते नहीं देखा। आप जब इसको डिवाइड करोगे और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ रहा होगा दैट विल बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आप मिलाओगे तब जाके एक कूलम चार्ज आपके पास बनेगा। अब जरा यहां पे इस डेफिनेशन को समझो, देखो फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब एक एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक एम्पियर करंट। अगर, सुनना गौर से, अगर अगर इस गिवन क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाए, यानी कि चार्ज के मूव करने की ये स्पीड हो, पहला गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, या ऐसे चार 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 सात सात करके गुजरे, जैसे मर्जी गुजरे, एक सेकेंड में अगर इस दरवाजे से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाएं, तो हम कहेंगे कि भैया इस गिवन क्रॉस सेक्शन में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात हो गई। अगर इसके आधे इलेक्ट्रॉन गुजरे, यानी कि मान लो 3.125 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरे इस जगह से एक सेकेंड में, तो अपन लोग कहेंगे आधे एम्पियर का करंट गुजरा, 0.5 एम्पियर का करंट गुजरा। तो करंट का डेफिनेशन फील करो, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आसान जबान में कि किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करता है, दैट इज करंट। अच्छा, अब बच्चे अगर करंट की हम बातचीत करते हैं कि करंट हमारे पास नेचर वाइज कैसी क्वांटिटी है, तो जहन में रख लीजिएगा करंट हमारे पास नेचर वाइज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आगे चल के आप देखोगे कि करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास होती है ना भैया, फिजिकल क्वांटिटी होती ही वो है जिसको आप एक्सप्रेस कर सको किसी नंबर की फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड तो होती है, इसके बाद डायरेक्शन भी होती है। उसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है, वजह यह है कि ये वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता। क्या मतलब सर, देखो बच्चे, वेक्टर्स की तरह ऐड ना होने से क्या मुराद है, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास, अगर हमने नहीं भी पढ़ी, आपने क्लास 11 में पढ़ी, अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, अगर आपने इन्हें ऐड करना है और इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आर का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही होगा। यानी कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। ये है वेक्टर एडिशन के, जिसमें दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो थीटा है, म्यूचुअल एंगल है, दैट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। अब करंट की दुनिया में ऐसे नहीं होता, करंट की दुनिया में दो तारों के दरमियान में एंगल कुछ भी होता रहे, वो ऐड हमेशा स्केलर्स की तरह होंगे, सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। आगे चल के मैं आपको जब इसी चैप्टर में आगे चल के हम केसीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ का करंट लॉ, तो आपको ये बात मजीद समझ में आ जाएगी। फिलहाल अपने नोट्स में सिर्फ इतनी बात डालना कि करंट स्केलर है, although it has magnitude as well as direction, but still it is treated as a scalar quantity, reason being कि it do not obey vector laws of addition, या ये वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता, ये इसका सिंपल सा रीजन है। सही है। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे हमारे पास जो हमारा आगे चल के इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास आता है, इसी को मैं दोबारा ले आता हूं यहाँ पे, देखो। अब यही मेरे बच्चे हमारे पास वापस आ गया हमारा कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर के अंदर ना एक और खास चीज जरा समझो,
इस कंडक्टर को अगर मैं यहाँ, अच्छा ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आगे चल के आपको हेल्प करेंगी। अगर मैं इस कंडक्टर को ना बिल्कुल बीच से कट कर दूं, आप में से जो बायो वाले हैं वो इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकेंगे जो चीज मैं समझा रहा हूं। अगर मैं इसे बिल्कुल बीच से काट दूं, कट कर दूं बिल्कुल बीच से, किसको कट कर रहा हूं, किसको काट रहा हूं ये मैं? मान लो एक छुरी ली या आरी ली, किसी जिस भी चीज से ये तार कट सकता है ना, कटर प्लायर लिया, कुछ भी लिया, इसको मैंने काट दिया ऐसे बीच से। जब काट दिया तो ऐसी दो शक्लें बनेंगी, समझना जरा। एक शक्ल ऐसी बन जाएगी, बस ये इमेजिन कर लेना कि यार यही है, अगर तुम्हें देखने में नहीं भी लग रहा हो तो बस समझ जाना कि ये यही चीज है। जब मैं इसे बीच से काट दूंगा तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ये ये कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, ऐसे ही है, कुछ ऐसा बन जाएगा, सही है। ये मैंने इसको बीच से कट कर दिया तो इसके दो पीसेज हो गए। अब आप यहां पे खड़े हुए हो, गौर से सुनना, आप यहां पे खड़े हुए हो, ये आप खड़े हुए हो, और आप यहां पे खड़े होके इस साइड को देख रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं आपको ये जो शक्ल नजर आएगी ये क्या नजर आएगी, ये शक्ल आपको, या आप इसको देख रहे हो, आपको अगर मैं पूछूं कि यार आपको ये शक्ल क्या नजर आएगी, आपको ये शक्ल क्या नजर आएगी, चाहे वो ये शक्ल हो या चाहे वो ये शक्ल हो, क्या नजर आएगा? ये आपको नजर आएगा सर्कल। तो आगे चल के जब भी हम कहें ना कि हमारे पास जो हमारा सिलिंड्रिकल वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होता है भाई? सर्कल होता है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, जहन में रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। और आर यहाँ पे सर्कल का रेडियस होता है, डेट इज गिवन बाय डी डिवाइडेड बाय टू, यानी कि डायमीटर को दो पे तकसीम करेंगे या टू पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। अगर मैं आर की जगह पे ये डी बाई टू पुट करता हूं तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय फोर। भाई डी बाई टू पुट किया तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में टू का स्क्वायर फोर हो गया। ये आपका मतलब है इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अब अगर आसान भाषा में आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब समझाऊं ना, क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है? आपने किसी भी फिगर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है तो इसका मतलब होता है उस फिगर को बिल्कुल बीच से कट करो, और बीच से कट करके देखो कि जो दो पीस हैं उल्टे और सीधे हाथ पे जो एरिया बनता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे हमारे जो बायो वाले हैं, वो मेंढक का या फ्रॉग का या डड्डू का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे होते हैं, उसको बीच से कट करके दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, हार्ट का क्रॉस सेक्शन क्या है। तो ये बेसिकली इसमें कंडक्टर में भी यही काम आपने किया, बीच से कट किया, देखो उल्टे हाथ और सीधे हाथ पे जो आपको एरिया, ये जो एरिया नजर आ रहा है और ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? सर्कल है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी आपका जो कंडक्टर है वो हमेशा सिलिंड्रिकल ही होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सर्कल ही होगा। हो सकता है वो आपको कोई रेक्टेंगुलर बार दे दे। सर रेक्टेंगुलर बार क्या होती है? देखो भैया, वो आपने कभी दुकान से जाके आइसक्रीम खरीदी होगी, वो जो बड़ा सा लीटर पैक आता है, वो लीटर पैक इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है? ऐसे बार सा होता है वो लीटर पैक। तो ऐसा भी कंडक्टर हो सकता है, इसको अगर बीच से काटेंगे तो भाई इधर क्या बनेगा? इधर एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर क्या बनेगा? इधर भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वो तो सवाल वाले की मर्जी है कि सवाल वाला आपको क्या दे सकता है, लेकिन 99.9% ऑफ द टाइम आपको ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर ही दिया जाएगा। इनफैक्ट आपकी किताबों में भी यही मिलेगा आपको, ठीक है? और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में भी हमारे पास यही चीज होती है। अच्छा, अब बताने क्या जा रहा था मैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। मेन चीज, ये मेन चीज नहीं है, ठीक है? अब देखो, ये मान लो वापस मैंने अपना यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये वापस मान लो हमारा कंडक्टर आ गया। अब कंडक्टर किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है? हमारा कंसर्न नहीं है इसमें। अब यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कंडक्टर है, मान लो कॉपर का है मिसाल के तौर पर, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना भाई, बिल्कुल होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जाहिर सी बात है किसी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का हमने डेफिनेशन यही पढ़ा कि वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आजाद हुए हैं, तभी तो फ्री है, वरना फ्री किस खुशी में होते हो? अच्छा, इनके पास एनर्जी होगी, बिल्कुल एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहां से आई? सराउंडिंग से आई, थर्मल एनर्जी से एक्वायर करी। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे होंगे? ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई ऐसे जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, एक इधर का भी बना लेते हैं, ठीक है? मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते चल रहे हो, ठीक है? जिसका जहां दिल कर रहा है वो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है। अब सुनो गौर से, आपको क्या अभी इस कंडक्टर के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी बूटरी कनेक्ट हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। यानी कि मैं यहां कहूंगा मैंने अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। नो बैटरी इज कनेक्टेड, कोई बैटरी कनेक्टेड यहां पे अभी नहीं है, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। इसको आप यूं भी कहोगे कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो।
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, या आप इसे यूं भी कहोगे सोर्स ऑफ ईएमएफ इज निल। ईएमएफ क्या होता है, आसानी के लिए समझ लेना, पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। आगे चल के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, आप आसानी के लिए मान लो उसी को ईएमएफ कहते हैं। अभी मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि नोट्स में सारी बात मौजूद रहे, क्योंकि बाद में तो हमने बहरहाल पढ़ ही लेना है 3-4 क्लासों के बाद कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉन मूव करते नजर आ रहे हैं? बोलोगे सर बिल्कुल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन मूव क्यों हो रहे हैं, आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी के सबब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मैं बोलूंगा ये इंटरनल एनर्जी कहां से आई है इनके पास, आप बोलोगे सर सराउंडिंग से आई है। मैं बोलूंगा सराउंडिंग में से कौन सी एनर्जी थी जो इंटरनल एनर्जी बनी है आके, आप बोलोगे सर थर्मल एनर्जी थी। तो थर्मल एनर्जी इन्होंने एक्वायर करी सराउंडिंग से, और ये जाहिर सी बात है अपने न्यूक्लियस से फ्री हुए, नाउ दे आर मूविंग रैंडमली। समझ में आती है बात की? अभी जो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ये कहलाती है ये कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट नहीं कहलाती यार, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? थर्मल वेलोसिटी। अब सर थर्मल वेलोसिटी का डेफिनेशन वापस बताएं। थर्मल वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है, random velocity with which the electrons are moving in a given conductor when zero potential difference is applied। थर्मल वेलोसिटी क्या है? वो रफ्तार जिससे आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो रफ्तार आपके पास क्या कहलाती है? थर्मल वेलोसिटी। अब आपसे पूछा जाएगा यार थर्मल वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो डायरेक्शन बता दो। आप बोलोगे इसका जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है, इसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आप लोगों ने शायद बचपन में कभी ब्राउनियन मोशन का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो भाई। जितने लोगों ने अभी क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने गैस मॉलिक्यूल के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट शायद सुनी हो, नहीं सुनी तो कोई मसला नहीं, अब सुन लो। ब्राउनियन कहते हैं हैphazard, दाएं बाएं रैंडम मूवमेंट को ब्राउनियन कहते हैं। तो ये ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ये इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है। अच्छा, इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है, इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू का जो ऑर्डर होता है, ये बास किताबों में आपको 10⁵ मीटर पर सेकंड मिलेगा, बास किताबों में आपको 10⁶ मीटर पर सेकंड मिलेगा। अच्छा सर, ऑर्डर से क्या मुराद होती है? भाई ऑर्डर से मुराद ये हो सकती है, जैसे इसको मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन 1 है, आपको कहता हूं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की जो स्पीड है ना वो है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की स्पीड में आपको कहता हूं मिसाल के तौर पे है 3.5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो ये मल्टीप्लाई के बाद जो मैंने 10 की पावर लिखी हुई है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन थिंग। ये क्या कहलाती है? ये ऑर्डर कहलाती है। यानी कि मैंने क्या कहा, जो थर्मल वेलोसिटी है इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 10⁵ या 10⁶। यानी ऐसा हो सकता है 7.2 × 10⁵, ऐसा हो सकता है 7.6 × 10⁵, ऐसा हो सकता है 8 × 10⁶। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली। क्यों मूव कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी के सबब। इंटरनल एनर्जी कहां से आई? सराउंडिंग से। सराउंडिंग में क्या है? हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एक्वायर कर ली इन्होंने। और ये जो मूव कर रहे हैं, दिस रैंडम वेलोसिटी विद विच दे आर मूविंग व्हेन कोई पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड इज टर्म्ड एज थर्मल वेलोसिटी। बोलो भाई यहां तक सबको क्लियर है? बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगेन, देखो मेरी क्लास के अंदर कोशिश किया करो कि साथ साथ लिखने के ऊपर ना जाओ। देखो लिखने पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट आपका आधा पौना ही होगा, जहन में रखना। भाई लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है, पूरे हफ्ते में 5 दिन होते हैं। तसल्ली से बैठा करो और उसको लेक्चर को दोबारा से सुन के लिखा करो, साथ साथ लिखने पे नहीं भागो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। कॉन्सेप्ट ही इतना है तुम्हारे पास हजम करने के लिए, वो तुम्हें हजम हो जाए यही बड़ी बात है कि तुम साथ साथ अपने दिमाग को ही लिखने वाली चीज में भी इंगेज कर लेते हो। नहीं करो साथ साथ इसको इंगेज, सिर्फ सुनो। बस जो बातें बताता जा रहा हूं उनको सुनो और कॉन्सेप्ट को हजम करने की कोशिश करो। जहां तक ऑर्डर की बात रही, मैं फिर रिपीट करता हूं ऑर्डर क्या है, ईएमएफ भी बता देता हूं। ईएमएफ से मुराद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है ईएमएफ का, एक कॉन्सेप्ट है एमएमएफ का। एमएमएफ का कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत लकी हुए तो आप पढ़ोगे, वरना कोर्स में नहीं है आपके। मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है वो मैग्नेटिज्म में, यहां इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। है क्या? अभी के लिए आसानी के लिए मैंने कहा जो बैटरी का पोटेंशियल है ना भाई, बैटरी का पोटेंशियल वी से शो करते हैं वोल्टेज, वो वही समझ ले, वही आपका ईएमएफ है। ईएमएफ की भी यूनिट आपकी वोल्ट ही होती है। तो मैंने कहा मैंने यहाँ कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करी, इसका मतलब ईएमएफ की कोई सोर्स
नहीं है, ये हो गई बात। अब थर्मल वेलोसिटी क्या है? भाई ये इलेक्ट्रॉन आपके रैंडमली दाएं बाएं अपनी मर्जी से जहां दिल कर रहा है मुंह उठा के मूव कर रहे हैं। भाई जब मूव कर रहे हैं तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो भाई ये कोई डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी आ गई। ये कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसकी कोई रफ्तार है ना, पर यूनिट टाइम कितना फासला कवर कर रहा है किसी गिवन डायरेक्शन में, तो वो थर्मल वेलोसिटी है। सही। फिर ऑर्डर के बारे में ये कहा, जैसे मैंने ये आपको किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड लिख के दी, आपने क्या करा, मल्टीप्लाई के बाद जो भी 10 की पावर है ये आपका होता है ऑर्डर। और अगर आपने मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखे हैं जो मैंने आपको रिपीटेडली कहे हैं, तो आपका ये सवाल बनता ही नहीं था कि ऑर्डर क्या है। नहीं भी देखे तो मैंने यहां बता दिया, लेकिन अगर देखे में तो ऑर्डर मैंने वहां पे साइंटिफिक नोटेशन की मदद से भी निकालना आपको सिखाया हुआ था। ठीक है। चलो ये हमारे पास हो गया हमारा थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब देखो भैया, ये मान लो यही हमारे पास एक अदद कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर अब हमने थोड़ी सी सूरत हाल को कर दिया चेंज। सर क्या चेंज कर दिया आपने सूरत हाल को, समझो। मेरे भाई हमने सूरत हाल को चेंज कुछ इस तरह से किया कि इसको हमने क्या करा, यहां पे कनेक्ट कर दी एक अदद बैटरी, ये समझ लो वैसे बैटरी कनेक्ट कर दी। सर ये कौन सी बेहुदा बैटरी है, ये देखो, इस बैटरी को भी हम सही कर लेते हैं। ये समझ जाओ मेरा बेटा, हमने यहाँ पे एक अदद क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है। एक हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दी। ठीक हो गया। ये एक टर्मिनल है मेरे बच्चे जो यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है, एक टर्मिनल ये मेरे बच्चे यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है। बैटरी की एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड क्या है, नेगेटिव है। अब देखो अगर किसी को सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं समझ में आया था, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो यहाँ पे आप इसका वोल्टेज लिखते थे ना, ये इसी को मैंने यहाँ पे अभी सोर्स ऑफ ईएमएफ कह दिया बस। हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ईएमएफ और जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अभी के लिए आप मान लो ये सेम चीज है, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ ना वो डिफरेंस। आगे चल के जब इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है। फिलहाल मान लो सेम चीज है। ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दी। अगर आप इसको, अगर मैं अपनी पास किताब भी मौजूद है उसमें देख भी लेता हूं एक नजर, अगर आप इसको सिन बोर्ड की किताब में देखोगे ना, तो सिन बोर्ड की किताब में ये चैप्टर नंबर 10 है डीसी सर्किट्स के नाम से। ये भी सुन लेना, इसे डीसी सर्किट क्यों कह रहे हैं। भाई इसे डीसी सर्किट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने ये जो सोर्स कनेक्ट करी है कैसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट की सोर्स है। ये जो सेल है, बैटरी है, ऑल दीज आर डीसी सोर्सेज। ये जो आपका जनरेटर होता है ना, उसको की शक्ल ऐसे बनाते हैं हम, उसकी शक्ल ऐसे बनाते हैं। ये होती है मेरे बच्चे आपके पास एसी सोर्स। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एसी सोर्सेज आ रही होंगी सारी की सारी। अभी एसी सोर्स कोई भी नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, बैटरी कनेक्ट करने से पहले मान लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा था। इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं ए का। फिर सुनो क्या बोला, भाई जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, रैंडमली मूव करता है, जहां उसका दिल करता है वहां जाता है। तो भाई मान ले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था, सही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर से कहां आ रहा था, नीचे आ रहा था, और किस पॉइंट पे आ रहा था वो मैंने मार्क कर दिया, ए पॉइंट पे आ रहा था। अब आपको यहां पे एक बात नजर आ रही है कि जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी है, गौर से सुनना ये बात, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी है, आप गौर से देखो तो आपको ये बात नजर आएगी कि बैटरी का एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी का, अगर मैं यहां मार्क करूंगा, ये वाला टर्मिनल बैटरी का हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल बैटरी की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आने वाली बात है यहाँ। नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को धक्का देगी, पुश करेगी, और पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगी, गोया के पुल करेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो ए की तरफ आना था वो यहां से ऐसे मूव करता हुआ कुछ इस जगह पे आ जाएगा। इसे आपने नाम दे दिया बी का। क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन ने हरकत करी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन ने हरकत करी है, ये जो इलेक्ट्रॉन की हरकत है, ये कहलाती है ड्रिफ्टिंग। क्या कहलाती है, ड्रिफ्टिंग। वैसे ही लिखवा रहा हूं, शायद कोई अच्छी यूनिवर्सिटी पूछ ले। और ये जो पाथ बनता है ना, ये पैराबोलिक पाथ बनता है। अब क्यों होता है वो हमारे कोर्स में नहीं है, उसकी तफसील में नहीं जा रहा, कभी डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किए तो उस पर जरूर बता दूंगा। इतनी बात जहन में रख लो, ये पैराबोलिक पाथ बनता है आपके पास। ये है क्या, हुआ क्या, ये समझो। यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आना कहां चाह रहा था, ए पॉइंट पे। क्यों भाई, रैंडम मूव कर रहा था, कहीं भी जा सकता था, हो सकता है यहां जा रहा होता, हो सकता है यहीं जा रहा होता पहले से, मतलब रैंडम मूव कर रहे हैं ना वो, तो कहीं भी जा सकता था। मैंने एक डमी एग्जांपल ले लिया, ऐसे नीचे जा रहा था।
अब जब बैटरी कनेक्ट करी तो अब बैटरी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, क्यों भाई, बैटरी का एक सिरा प्लस में है, एक सिरा का माइनस में, माइनस वाला ऐसे धक्का देगा और प्लस वाला अपने पास बुलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाते जाते ऐसे आ रहे हैं भैया। ये फिनोमिना कहलाता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग, जहां जाना चाहता था और जहां ले जाया गया, इन दोनों के दरमियान में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, नजर आ रहा है आपको ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बिटवीन ए और बी क्या है, ये कहलाता है ड्रिफ्ट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज टर्म्ड एज द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ड्रिफ्ट है आसान जबान में, बिल्कुल उर्दू भाषा में, जहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था और जहां वो गया, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। अब जाहिर है ए से बी तक जाने में या ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा। अगर आप इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लो, ये जो ड्रिफ्ट है इसको आप क्या करो, टाइम से डिवाइड कर लो, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये क्या होता है, ये आपके पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मजीद आप एक चीज नोट करो, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब होगी कैसे होगी मैं सब कुछ लिखवाता हूं मैं। पहले ये चीज नोट करो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे जरा जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, अब बोलोगे सर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। अरे भैया, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इस एंड पर और इस एंड पर आया, ये हवा से तो हासिल नहीं हुआ ना, तो आपने ही अप्लाई करा ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया तभी तो ये आया सब कुछ। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा मुझे डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब देखो जितने लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितने लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपने मानना नहीं है, मैंने आपको वहां बताया था कि क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आती है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, जो आपको भी पढ़ाया है मैंने। क्या क्या लिख रहा हूं भाई समझना। आपके पास पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ हुआ है, नजर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अच्छा, फिर सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ हुआ है, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन जीरो, या आप कह दो कि सोर्स ऑफ ईएमएफ इज मौजूद, ये कह लो। जो कहना है कह लो भाई, सारी की सारी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है that is being made to drift, that is being made to drift, इसको मजबूर किया जा रहा है, that is being made to drift towards, कहां पे, towards the positive terminal of the battery, towards the पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर कह लो या बैटरी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि बैटरी का भी पॉजिटिव सिरा वहीं लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग मेड टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द, तो ये जो वेलोसिटी है जिससे इसको मूव कराया जा रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा बेटा आपके पास कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब आप किताब में पढ़ोगे तो किताब में जो इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, वो जरा समझ जाना। हम यहाँ पे किताब में ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, एडिशनल वेलोसिटी। अब यहां पे ना बच्चे का एक और गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो भी सही कर लेना। एडिशनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब इसको एडिशनल वेलोसिटी क्यों कहा जा रहा है मेरे बेटा, इसको एडिशनल वेलोसिटी इस खुशी में कहा जा रहा है क्योंकि आप नोट करो, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये ऊपर वाले केस के अंदर आपको रैंडम मूव करता नजर आ रहा था। यहां वाले केस में देखो कैसे मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। क्यों रैंडमली मूव कर रहा है, इंटरनल एनर्जी इसके पास है। जब मैंने बैटरी अप्लाई करी तो मेरी बैटरी ने क्या इस इलेक्ट्रॉन की इंटरनल एनर्जी छीन ली, गायब कर दी? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के पास इंटरनल एनर्जी तो अब भी है, गोया इलेक्ट्रॉन रैंडमली अब भी मूव करेगा। यानी कि अगर आप इसका देखोगे ना तो ये ऐसे होता है, ये सीधा ऐसे नहीं आ जाता यहां से उठ के, ये ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आता है। क्यों, ये रैंडम रैंडम क्यों कर रहा है, सीधा क्यों नहीं चला जाता? इसलिए कि इसके पास इंटरनल एनर्जी भी है। ये अपना रैंडम वेलोसिटी तो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन साथ साथ खिसकता जाएगा
ड्रिफ्ट यानी कि इसको ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे 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 करता हुआ कहां आएगा, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि इसने एट द एंड ऑफ डे जाना पॉजिटिव की तरफ है, क्यों, क्योंकि एडिशनल वेलोसिटी इसको वहीं पुल कर रही है, लेकिन रैंडम वेलोसिटी भी इसके पास है। तो इसी वजह से जब आप किताब देखोगे तो किताब में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे लिखा होता है, दिस इज द एडिशनल वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड, या कहीं 10⁻⁻³ भी होता है, कहीं 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड भी होता है। यानी कि ये वाली वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत कम होती है एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी। रीजन बीइंग, थर्मल वेलोसिटी उसकी नेचुरल वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक और चीज जो ऊपर अभी रह गई, ये भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो, फिर इस पे वापस आता हूं, मुकम्मल करता हूं। आप खुद सोचो, अगर आप बाजार से ना एक तार का पीस खरीद के लाओ, एक वायर का पीस खरीद के लाओ, जैसे आपने देखा होगा, आप मान लो एक कॉपर का वायर खरीद के लाए आपने, उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है ना रेड ब्लैक कलर की, वो उतार दी आपने, तो आपको अंदर से कॉपर कॉपर कलर का या गोल्डन गोल्डन कलर का वो तार मिलता है अंदर से। आपने अभी उसे किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, किसी बैटरी बूटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, आपने उसे अपने सामने टेबल पे रखा हुआ है। ये वही सूरत हाल है यहां जो हो रही है, ये वही सूरत हाल है। अभी आपने उसे अपने सामने रखा हुआ है, अगर आप उसे हाथ लगाओगे तो क्या आपको करंट लगेगा, तो जवाब है इसका नहीं लगेगा करंट हमें। तो करंट हमें क्यों नहीं लगा, भाई हमने क्या पढ़ा था कि करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो जो मैंने अपने सामने कॉपर का टुकड़ा रखा हुआ है, क्या उसके अंदर चार्ज नहीं है, ऑब्वियसली है। भाई कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास चार्ज मौजूद है। तो फिर हमें करंट लग किस खुशी में नहीं रहा, भाई करंट हमें इस खुशी में नहीं लग रहा क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रैंडमली मूव करते हैं। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, समझना यहां पे, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब सर जी, इस जुमले का क्या मतलब है आपका, समझाइए जरा, देखो समझो। ये जो आपका रैंडम मूवमेंट हो रही होती है इस तरह से होती है कि आप कहते हो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे राइट पे जा रहा है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेफ्ट में जा रहा होता है, तो राइट में जाने पे जो करंट बनता है लेफ्ट में जाने पे उतना ही करंट बनता है, और ये नेट इफेक्ट इसका जीरो हो जाता है। यानी कि आपके पास ये जो थर्मल वेलोसिटी वाला केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसमें हमारा नेट करंट क्या होता है, जीरो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लेवल पे करंट बनता है या नहीं, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन इन दोनों का मिला के नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और इस तरह से यहां पे नेट करंट जीरो हो जाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास नेट करंट जीरो नहीं होगा, क्यों सर जीरो नहीं होगा, देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूव करे, लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे कहां, भाई हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन यूं यूं करता हुआ जा रहा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना मर्जी रैंडम मूव कर लो, जब बैटरी आपने लगा दी तो पॉजिटिव साइड उसे अपने पास पुल करेगी। यानी कि आप यहां पे कहोगे इस केस में नेट करंट विल एग्जिस्ट, यानी कि नेट करंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग। जहन में रखना, आप जब भी कभी किताब पढ़ोगे ना उसमें हर दफा इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट का लफ्ज होगा। ये ड्रिफ्ट का लफ्ज आता ही इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना कहीं चाहता है, उसे भाई देखो जाना यहां चाह रहा है, फोर्स इधर बुला रही है तो वैसे आ गया, फिर यूं जाना चाहता है, फोर्स इधर लेकर आ रही है, तो गोया वो ऐसे 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 करता हुआ लेकर लाया जा रहा है कहां पे, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। अगर मूव क्या होता भाई, सीधा सीधा ऐसे आ जाता, लेकिन ड्रिफ्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास इंटरनल एनर्जी है, वो अपनी थर्मल वेलोसिटी भी साथ में लेके चल रहा है, ये तो एडिशनल है जिसकी वजह से पॉजिटिव की तरफ वो जाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सही है। अब आ जाओ दूसरी चीज के ऊपर आ जाओ, इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई हुई हुई है, तो आपको नजर आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई हुई हुई है, नजर आ रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और आपको इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते नजर आएंगे सारे जितने भी, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होल्डर है, तो वो सब इस ग्रीन एरो के अलोंग मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना मेरे भाई, आपको नजर आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दैट विल मूव ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल मूव ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन में क्या करता हुआ जाएगा, मूव करता हुआ जा रहा होगा। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक दफा, कई दफा का एमसीक्यू माजी में पूछा गया है। अब ये जो थी ना मेरा बेटा, ये वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर कोई पूछे यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन होता है या नहीं होता, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कहां होता है, इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये सारे के सारे के इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर आ रहे हैं, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लेकर आ रहे हैं। बोलो बच्चे, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? तो मैं आगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ जाऊं। अच्छा भैया, जितने लोग टेस्ट के अंदर कैपेसिटर्स का बोल रहे हैं तो यूं कर लेते हैं, जितने आपके नए बच्चे हैं उनके लिए कैपेसिटर वाला टेस्ट इंक्लूड नहीं करते, या कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं, कैपेसिटर को भी टेस्ट में डाल लेते हैं। चार पांच क्वेश्चन होंगे, जो नए बच्चे हैं वो चार पांच सवाल छोड़ देना वाले, अगर उन्होंने कैपेसिटर नहीं पढ़ा हो। पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो कैपेसिटर्स वाला पार्ट है ना, कैपेसिटर्स वाला पार्ट है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, और बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जितना हो जाएगा वो सारा इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना भी होगा वो सब का सब हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जितने से मुराद ये कि जब भी आपका टेस्ट होगा ना, तो उससे पहले समझ लेना संडे मंडे तक हम जो भी कुछ जितना भी पढ़ चुके होंगे ना टेस्ट से पहले, वो सारा का सारा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूड हो जाएगा। देखो भैया, जो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया, तो जब आप फिजिक्स बाय बिलाल जिया के फोल्डर में जाओगे, तो वहां पे आपको एक प्रैक्टिस का फोल्डर मिलेगा। उस प्रैक्टिस मटेरियल वाले फोल्डर में आपको एक ऑनलाइन बुक 2 मिलेगी। एक क्या मिलेगी, ऑनलाइन बुक 2। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो आप तसल्ली के साथ सॉल्व कर लेना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। एक मैंने पूरे चैप्टर की टीपीपी आपको दी हुई है, वो आप सॉल्व कर लेना। वही जो प्रैक्टिस मटेरियल वाला फोल्डर है ना, उसमें आपको टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी। जो भी आपका प्रोविंस है ना, उस टेक्स्ट बुक की, उस चैप्टर की एग्जांपल एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व करना शुरू हो जाओ। बाकी मैंने क्लास में जो क्वेश्चंस कराए वो भी सॉल्व करो। बस यहीं से आपने प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें आपकी यहीं से बनेंगी, और एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको नीड नहीं है। ये मोर देन इनफ है, मतलब सुकून से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, जाहिर है आखिर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, अभी आपके पास जो टाइम है अभी करते जाओ मैक्सिमम जितना कर सकते। ठीक है, अब मेरा बेटा आगे चलते हैं, और आगे चल के अब दो तीन चीजें और पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसके कुछ सवाल देता हूं। ठीक है, अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटी सी टर्म हम और डिफाइन कर लेते हैं, और वो एक छोटी सी टर्म मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, देखो समझो, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। ये मैंने वापस वही कंडक्टर बना लिया जो भी हमारा चलता चला जा रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो एक और इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो एक और इलेक्ट्रॉन है। ये मतलब अभी ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे आपको ये बात पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बेटे रैंडमली मूव करेगा, तो वो यकीनन कोलिजन्स करेगा, आपस में कोलाइड भी करेगा। अच्छा, ये कोलिजन किस किस से करेगा समझिएगा, ये कोलिजन आपस में भी करेंगे, और यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर में कर्नल्स भी तो होंगे। सर ये कर्नल्स क्या बल है, अभी पढ़ाया था मैंने। भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकल कर आया है, उनका जो पीछे अभी पार्ट बचा हुआ है वो भी तो स्ट्रक्चर के अंदर ही मौजूद है या नहीं है। ये जो कोलिजन्स करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये उन आइन से भी करेगा और आपस में भी करेगा। तो मेरे प्यारे भाई, जब ये कोलिजन्स करेगा, तो ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी लूज करेगा, ऐसे ही है। और इसी चीज को आगे चल के हम कह रहे होंगे फिनोमिना ऑफ रेजिस्टेंस इन मेटेलिक कंडक्टर्स। ये भी हमने ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा हमने, तो परेशान नहीं होना।
ऐसा कुछ अब तक हमने नहीं पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन आपका रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने में एनर्जी लूज करेगा। अब रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं वो बात की बात है, बस फिलहाल ऐसे ही रख दिया, ठीक है, जाने दो, ओह्म्स लॉ में पढ़ाऊंगा सब चीज। अभी बस इतना समझो, आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जाता है, इधर आके इससे टकराता है, फिर यहां आके इससे टकराता है, इस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, समझना गौर से। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आया, आके इससे टकराया, और फिर जाके इससे टकराया, तो पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के दरमियान में कुछ टाइम मिला इसे, ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान में होता है, बीच का टाइम, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। पॉइंट समझ में आ गया? आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से निकला, एक कोलिजन से निकला और दूसरे कोलिजन तक गया, तो उस दरमियान का जो टाइम है ना, वो क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? एज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ कंडक्टर दे कंटिन्यूसली कोलाइड विद द पॉजिटिव आइंस, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आइंस इन अ मेटेलिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो फिर सुन लो आसान भाषा में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये यहां पे टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है? आपस में भी टकरा रहा है, कर्नल से भी टकरा रहा है। वो पहले एक कर्नल से टकराया, पहला कोलिजन हुआ, अब जाके दूसरे कर्नल से टकरा रहा है, जो दूसरा कोलिजन हो रहा है, तो पहले और दूसरे कोलिजन के दरमियान का जो टाइम है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कह रहे होते हैं। अब मेरे बच्चे यहीं पे हम एक चीज और डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छे से सुन लेना, बहुत सारे सवाल, अभी दो तीन सवाल अभी आपको दूंगा, अभी जो हमारी आज की टीपीपी होगी, तो वो आपके इसी टॉपिक से उठ उठ के आ रहे हैं, ठीक है, जो अब पढ़ाऊंगा। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या फर्क है, क्या भला है? पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, कन्वेंशनल करंट आपका एक अदद है स्टैंडर्ड करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? आपका है स्टैंडर्ड करंट। कन्वेंशनल करंट इज योर स्टैंडर्ड करंट। अच्छा, और क्या है भाई, क्या फर्क है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और क्या है भाई? ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब समझते हैं, इन सब चीजों का मायना मफहूम सब समझते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या भला है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ये स्टैंडर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक करंट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, और कोई मिसाल ले लेते हैं, या और इसकी क्या है? ये है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले तो ये समझ लो, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ होल्स किस बुनियाद पे मैं इनको कह रहा हूं, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट को, ठीक है। कन्वेंशनल करंट को हम एट टाइम्स, कभी कभार सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट आपको आपकी किताब में जहां भी लिखा मिले, तो वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगा। हमेशा कहां से कहां होगा? प्लस से माइनस की तरफ होगा, और यही आपका स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, अभी सब बता रहा हूं, देखो समझो। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास कोई एक बैटरी है, समझिएगा। ये मान लो हमारे पास कोई एक बैटरी है, और मेरे बच्चे इस बैटरी के अंदर यहां पे आपके पास ये एक कोई टर्मिनल है, और मेरे बच्चे यहां पे हमारे पास ये एक और कोई टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं ना बैटरी के भाई, ये मान लेते हैं दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल कैसा होता है? पॉजिटिव, और एक टर्मिनल कैसा होता है? नेगेटिव। मैंने यहां पे ना एक कोई तार कनेक्ट कर दी, और यहां पे कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये कोई बल्ब है जिसने जिसको इस बैटरी ने चलाना है, और इसको मैंने एक तार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब समझो, देखो मेरे बेटे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, तभी तो ये नेगेटिव हुआ। आपको ये बात पता है ना? जिस भी चीज के पास नेगेटिव चार्ज आता है, जिस भी चीज के पास नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेस में एक्वायर करता है, तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो गोया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तभी तो हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल कह रहे हैं। और इसके पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। या अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप यूं कह सकते हो कि ये वाला जो टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल कब बनता है? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ होगा, यानी कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया होगा, या नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है। अब देखो आपके पास यहां से यहां पे अगर मैं बात करूं ना, क्या चीज मूव करती हुई जाएगी, समझना।
यहां से यहां पे क्या जाएगा, तो भाई यहां पे नेगेटिव टर्मिनल पे जाहिर है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या फ्लो करता है, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यानी कि जब आप तार कनेक्ट करते हो तो बैटरी के नेगेटिव से क्या निकल के पॉजिटिव पे जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो यहां से निकलकर आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम कह रहे हैं कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब यहां पे होल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा होल्स को समझ लेना, होल्स क्या भला है। देखो, होल कहते हैं, अगर आप इसके अंग्रेजी वाले मायने में जाओगे ना, होल कहते हैं एम्प्टी स्पेस को, या होल कहते हैं वेकेंट स्पेस, खाली जगह को। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में होल हर खाली जगह नहीं होती। होल से मुराद है, अगर मैं इसे कह रहा हूं ना ये होल है, होल होल होल, तो होल से मुराद होती है कोई ऐसी खाली जगह जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता हो, जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता हो या पहले कभी रहा हो। क्या मतलब सर इस बात का, अभी आपको समझाता हूं, आपने पढ़ा हुआ है ये, बस शायद ऐसे पढ़ा हुआ ना हो कभी, लेकिन ये आपको पता सब है ये। देखो मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन ना हर खाली जगह पे नहीं आ सकता। क्यों, क्या मतलब सर, देखो मेरे बेटे, आपने जब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये आपका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये मान लीजिए आपका के शेल है, ये मान लीजिए आपका एल शेल है, ये मान लीजिए आपका एम शेल है। आपको ये बात पता है कि मेरे प्यारे बेटे, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो या तो ऐसे पहले शेल में होगा, या दूसरे में होगा, या तीसरे में होगा, या सो ऑन सो फॉर्थ, आगे चलते जाओ, एंड में होगा, किसी और में होगा। अगर मैं आपको बोलूं यार एक इलेक्ट्रॉन मैंने देखा जो कि ऐसे एल और एम शेल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, शेल के बाहर तो कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जगह ही शेल है, शेल को हम कहते ही वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। पॉइंट समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जब प्रोबेबिलिटी होती है वही जगह शेल होती है, तो आप कैसे कह रहे हैं शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप खुद इस बात को मान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो शेल के ऊपर जो खाली जगह है ना वो होल कहलाती है। ऐसा नहीं है किसी भी खाली जगह को आपने मुंह उठा के चिपका दिया कि ये होल है। होल क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता हो या इलेक्ट्रॉन कभी पहले रहा हो। अगर आपसे पूछा जाए कि यार होल के ऊपर खुद का चार्ज कितना है, तो देखो एब्सोल्यूट सेंस में अगर बात करेंगे तो एब्सोल्यूट चार्ज जो होल का होता है ना, एब्सोल्यूट चार्ज जो होल का होता है वो जीरो है। यानी कि होल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, खाली है। क्यों, अबे भाई एम्प्टी स्पेस है ना, इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो नहीं ना, इलेक्ट्रॉन माजी में कभी था, अभी तो नहीं है ना, तो अभी तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, एब्सोल्यूट चार्ज जीरो है। अब समझना, होल का और इलेक्ट्रॉन का एक रिलेटिव चार्ज भी होता है। सर रिलेटिव चार्ज क्या भला है, अब ये समझो, समझो आहिस्ता आहिस्ता समझो, सब समझ में आएगा। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास ना मैंने दो डब्बे बना दिए, ठीक है, ये मान लो मैंने दो डब्बे बना दिए। एक डब्बे में मेरा बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और एक डब्बा मेरे पास खाली है। अगर मैं पूछूं यार इस डब्बे के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे माइनस का 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। इस डब्बे पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 कूलम है। अगर मैं इन दोनों के चार्जेस का आपस में कंपैरिजन करूं, आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो डब्बा है ये कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। और ये कैसा है, ये रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है। सर क्या मतलब रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, भैया ऐसे समझ लो कि आपके पास दो लोग हैं, मिसाल के तौर पे ये दो लोग हैं, इन दोनों के पास कोई पैसे नहीं है, ये पहला बंदा और ये दूसरा बंदा, इनका नाम दे देते हैं, ये इसका नाम ए कर लो, इसका नाम बी कर लो, ठीक है। इन दोनों के पास अभी कोई पैसे नहीं है, लेकिन बी ने किसी से उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, बी ने किसी से कर्जा लिया हुआ है। कितना कर्जा लिया हुआ है, 1,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है। अभी अभी करंट स्टेट देखें तो करंट स्टेट में दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन बी जो है वो आगे किसी का मकरूज है, 1,000 रुपए किसी को लौटाने हैं। तो मैं कहूंगा इन दोनों के मुकाबले में ए जो है वो क्या है, वो रिच है, अमीर है। क्यों, क्योंकि बी -1,000 में चल रहा है। ये होता है कंपैरिजन बेसिस, रिलेटिव बेसिस। देखो 0 कूलम नेगेटिव के मुकाबले में कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपने कभी कभार सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि होल्स आर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज किस कंपैरिजन में या किस सेंस में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करके बोला जाता है कि होल्स आर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो चीज जाती है ना वो ये होल्स होते हैं। और ये काम कैसे होता है ये भी अब मैं आपको समझाता हूं। और आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना,
आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और आपका जो कन्वेंशनल करंट है ये एक बराबर होता है, इन दोनों में कतई तौर पे कोई फर्क नहीं होता। अभी समझते हैं। पहले मुझे यहां तक बता दो, क्या यहां तक सबको सारी चीज क्लियर हो गई है? यहां तक बता दो, सब क्लियर है? अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, सही। ये मान लो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास खाली जगह है। तो इसको आप नाम दे दोगे, ये आपके पास होल है। तो जो आपका होल होता है वो एनर्जी लेवल पे या शेल पे या ऑर्बिट पे एम्प्टी स्पेस होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को हाउस कर सकती है, ठीक है। अब कहानी क्या हुई समझना। आपका ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आ गया यहां पे, समझना। जब इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला गया तो ये सूरत हाल ऐसे हो जाएगी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहा, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहा। अब देखो, ये जो आपका इवेंट हुआ है ना, इस इवेंट को बताने के मेरे पास दो तरीके। एक तरीका मैं कहूंगा, और से देखना, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन एक स्टेप कहां चला गया, राइट पे। एट द सेम टाइम आपका जो होल था, खाली जगह थी, वो चेक करो। आपका जो होल था वो एक स्टेप कहां आ गया, लेफ्ट पे आ गया। देखो नजर आ रहा है, होल एक स्टेप कहां आ गया, लेफ्ट पे आ गया। फिर देखो, मजीद देखो, अगर मैं यहां दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये आपके पास यहां पे, अगर मैं कहता हूं ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो वो यहां पे आता है। अब जो मेरी सूरत हाल बनती है वो ऐसी है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो फिर से मैं क्या कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन राइट पर गया, होल एक स्टेप कहां आ गया, लेफ्ट पे आ गया। अब देखो, जो आपके आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना, समझिएगा, मैंने करंट को क्या डिफाइन किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या डिफाइन किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है। तो चार्ज की मूवमेंट ये बेसिकली क्या है, आपके पास करंट है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ना, ये कहलाती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में कट किए, क्रॉस किए, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब देखो, आपके पास ये जो खाली जगह मूव कर रही है, ये देखो, जो ये इसको कहते हैं होल का मूव करना। ये जो आपके पास होल मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब आपको यहां से ना जो बात समझ में आनी चाहिए इस बेहतरीन किस्म की एनिमेशन से, वो ये समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट बजाते खुद दो अलग चीजें नहीं है। बस एक ही चीज को देखने के दो जावी हैं, एक ही पिक्चर को देखने के दो रुख हैं। क्यों? जब जब इलेक्ट्रॉन एक कदम राइट में जाएगा, तब तब आपका होल एक कदम लेफ्ट में आएगा। तो गोया के, मान लो अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, तो इसका मतलब होल कहां चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर सीधे हाथ की तरफ है तो होल उल्टे हाथ की तरफ होगा। गोया के इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट विल मूव, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और मेरा जो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट, पहली बात कि दे विल मूव साइमल्टेनियसली। दे विल मूव साइमल्टेनियसली, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जब एक कदम राइट पे जाएगा, होल तब तब एक कदम कहां आएगा, लेफ्ट पे आएगा। पहली बात तो दे विल मूव साइमल्टेनियसली। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि दे विल मूव इन ओपोजिट डायरेक्शन, दे विल मूव इन ओपोजिट डायरेक्शन। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए कहते हैं कि ये बैटरी के नेगेटिव से कहां है, पॉजिटिव पर है। हम क्यों कहते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव पर है, इसलिए कि जब भी आप तार कनेक्ट करोगे प्लस और माइनस के दरमियान में, तो माइनस से जो चार्ज प्लस की तरफ आता है वो बेसिकली क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ही तो ज्यादा थे, तभी तो वो वहां से उठ के आ रहे हैं। और कन्वेंशनल के केस में हम कहते हैं जो चीज प्लस से माइनस की तरफ जा रही है वो बेसिकली क्या है, होल है। अच्छा, अब होल जो है ना, वो कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, वो कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है। यही वजह है कि आपके पास जो कन्वेंशनल करंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी करंट है, क्योंकि आपने एक इमेजिनेशन ली हुई है कि आपके पास होल मूव कर रहा है। अभी इमेजिनेशन क्यों लिए ये भी बताता हूं। और ये एक्चुअल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में एक चार्ज फ्लो कर रहा है विच इज इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने एक इमेजिनेशन ली हुई है ना, कि खाली जगह को आप मान के चल रहे हो कि वो रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इस रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जा रहे हो। समझ में आने वाली बात है। अब ऐसा माना क्यों गया, इतनी लंबी क्यों गई, सिर्फ एक्चुअल करंट को ही लेके चल लेते भाई। पहले कम चीजें मुश्किल थी जो हमारे लिए, और इतनी चीज मुश्किल कर दी। तो मेरा बेटा इसको माना इसलिए दिया था, इसको माना ऐसा इसलिए गया, वजह वजह यह थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है।
करंट के जो इफेक्ट्स थे या करंट का जो फिनोमिना था वो बहुत पहले डिस्कवर हुआ था। तो जो आपके बुजुर्गाने फिजिक्स थे, जो बड़े फिजिसिस्ट थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता था। आप जितनी भी फिजिक्स की किताबें पढ़ोगे उसमें ये कहानी लिखी हुई मिल जाएगी आपको। वो यही मानते थे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये फ्री होता है, ये मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये वो माना करते थे कि करंट इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। बाद में रदरफोर्ड ने आके अपने एक्सपेरिमेंट किया, उसने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर है और वो फ्री होता है, जबकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस में आपका सारा का सारा मौजूद है, वो न्यूक्लियस तोड़ के तो नहीं आता। तो फिर लोगों ने देखा कि इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कोई, मतलब अगर ये बात होती कि पॉजिटिव चार्ज हम मान के चल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट आ रहा है, और बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस की जेल में बंद है, बाहर तो करंट मूव, जो करंट फ्लो है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? तो बाद में पता चला भाई जो फर्क नहीं पड़ रहा वो देखो आपके सामने, ये मैंने डायग्राम बनाई है। क्योंकि आप नोट करो, आप चाहे होल को मानो, आप चाहे इसको मानो, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट तो एक ही बात हो गई ना। देखो फिर समझो, मैं मानूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, या मैं मान लूं कि खाली जगह यहां से यहां आई, भाई खाली जगह को वो पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे थे, सही है। खाली जगह का मतलब क्या था, ये मान के चल रहे थे पॉजिटिव चार्ज है यहां से यहां आ गया, वो बाद में पता चला पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं आ रहा था। तो खाली जगह यहां से आई, अगर आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट तो बात एक ही हुई ना, कान को कहीं से भी पकड़ो। क्यों? देखो इवेंट क्या हुआ है इस पूरी कहानी में, इवेंट ये हुआ इलेक्ट्रॉन एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चला गया। अब आप इसको कहो कि इलेक्ट्रॉन राइट में गया या कहो कि खाली डब्बा लेफ्ट में आ गया, इवेंट तो एक ही है। इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट बोथ द कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर सेम। इसलिए आज तक आपके पास जो कन्वेंशन है ना, जो स्टैंडर्ड चलता है वो यही चलता है आज तक। क्योंकि स्टैंडर्ड ये क्यों चलता है? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट के सेंस में अगर हम बात करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट जो आपका कन्वेंशनल करंट है वो पूरा इक्विवेलेंट है किसके? इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैंने आपको अभी समझाई वो पूरी बात कि कैसे इक्विवेलेंट है। बोलो ये बात समझ में आ गई कि कैसे दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं? बोलो भैया। बेटे होल्स के ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जब चार्ज बताते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब कन्वेंशनल की क्या जरूरत है, अब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक को डिस्कस करना चाहिए। सैयद हमजा बेटा, आप अपनी जब किताबें लिखेंगे तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को एज कन्वेंशन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी किताब में उसको ले लेना। लेकिन जाहिर है हम स्टैंडर्ड किताबें फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टैंडर्ड कन्वेंशन को माना गया है सारा का सारा। ठीक है। चलो, 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जब तक आप वो 3 सवाल सॉल्व करोगे वो आपका ब्रेक भी हो जाएगा और 3 सवाल भी हो जाएंगे। क्या जबरदस्त बात हो गई ना। अब देखो बच्चे, सवाल जल्दी से देख लो, अपने आंसर टैली कर लो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट इफ द करंट इज 400 मिली एम्पेयर? आपको करंट दिया हुआ है और अल्टीमेटली आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट, आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन बल्ब से पास कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो भाई आ जाओ यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। करंट कितना दिया हुआ है? 400 मिली एम्पियर। मिली का मतलब हो गया 10 पावर -3, और क्यू को मैं कर सकता हूं एन टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। और अल्टीमेटली यहां पे अपॉन में आपके पास टाइम की जगह आ जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? 60 सेकेंड हो गया, ये सही है। अब देख लो, यहां पे अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो एन टाइम्स ऑफ ई विल बी इक्वल टू 400 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये बन गया। अब क्या करना है, एन का वैल्यू चाहिए, तो एन विल बी इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है? 1.6 पावर -19। हो गई यहां तक की बात भी। अब देखो मजीद हम इसको कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझना गौर से। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिख दिया। अपॉन में ये जो है इसको मैं लिख रहा हूं 16 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -19।
सही है, सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को थोड़ा सा। 4 1 और 4 4 मेरे बच्चे क्या होता है, 16 हो जाता है। और क्या आपको नजर आ रहा है, 2 3 6 होता है, और 2 2 मेरे बच्चे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और क्या नजर आ रहा है, 2 1 और 2 5 मेरा बेटा क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। आगे 10 पावर 2, 2 और -3 विल बिकम 10 पावर -1, -1 -19 विल बिकम -20, और ऊपर आ जाएगा तो +20 हो जाएगा। अभी 20 में से आपने एक निकाल दिया तो क्या बनेगा, 10 की पावर 19। तो 15 इंटू 10 पावर 19 भी सही है, और 1.5 इंटू 10 की पावर 20 भी सही है, 0.15 इंटू 10 की पावर 21 भी सही है। जितने लोगों का ये आंसर आया है बिल्कुल सही है, जितने लोगों का ये आंसर आया है। ठीक है मेरा बेटा, माइनस साइन होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मुझे भी दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाबीना नहीं हूं, ये माइनस साइन दिख रहा है मुझे। लेकिन आप यहां नहीं पढ़ रहे गालिबन, उन्होंने बोला क्या है निकालने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट। आपसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे तो उसके अंदर प्लस या माइनस साइन लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपका सवाल यहां पर, चलो आपका आंसर यहां पे अगर माइनस में भी आ जाएगा, तो आप इससे फिर क्या चीज साबित कर रहे हो कि ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं भाई साहब, कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, चलो आगे देखो। बेटा 60 कहां से आया, ये तो तुमने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। भाई ये 60 यहां से आया कि टाइम आपको 1 मिनट दिया हुआ है, और 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, 60 सेकंड होते हैं, तो ऐसे आया आपके पास ये 60। ठीक है, हाँ हाँ, 150 इंटू 10 की पावर 18 भी सही है, 1500 इंटू 10 की पावर 17 भी सही है, 15,000 इंटू 10 की पावर 16 भी सही है, 1,50,000 इंटू 10 की पावर 15 भी सही है। ठीक है, जितना जैसे मर्जी चलते जाएंगे वो आप चलते चले जाओ। ठीक है, चलो अब देखो आगे, हमारे पास जो अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब, अगला सवाल कहता है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस पासिस फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी। ओके, बना लेते हैं यहां पे, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। आपके जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने अभी जो मैंने ऊपर कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर जो बहस की थी, अगर आपने वो तमीज से सुनी होगी ना, तो इसका सवाल और डायरेक्शन दोनों आप बता दोगे, कोई मसला नहीं है। इसलिए कहते हैं दिमाग के सारे ढक्कन खोल के लेक्चर सुना करो। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ, each having a charge of this passes from point A towards point B in 0.1 second. What is the current in amperes? आपसे करंट पूछ रहा है भाई, करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी। Q का फॉर्मूला क्या है, एन ई अपॉन, सही है, एन ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एन कितना है, 10 की पावर 20, और ई कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19, अपॉन में आपको जो टाइम दिया हुआ है कितना है, 0.1, 0.1 को मैं लिख सकता हूं 1/10। अच्छा, जितने लोगों को ये मसला है कि 1/10 कैसे लिख रहा हूं, बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर हैं, मैं अभी दोबारा शेयर करवा दूंगा मिस अंशरा को बोल के, बेसिक मैथ्स 01 और 02। भाई अगले हफ्ते से पहले इसको मुकम्मल करके रख लेना, जिन्होंने अब तक मुकम्मल नहीं किया है, आपका मसला हल हो जाएगा ये वाला सारा। अब क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, क्या बनेगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और नीचे से 10 पलट करके, ये वाला 10 पलट करके ऊपर आ जाएगा। भाई 20 में से 19 निकाला तो 10 पावर 1 बच गया, और नीचे से एक 10 ऊपर से नीचे से एक 10 ऊपर आ गया। तो 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 160 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब डायरेक्शन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन। सही है, अब देखो यहां पे इसने आपसे किसकी डायरेक्शन पूछी है, सवाल गौर से देखो। आपको कहता है सवाल, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर। क्या आपको इसने कहीं कहा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताओ, नहीं। अगर कभी बोले इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताओ, स्टैंडर्ड करंट की डायरेक्शन बताओ, या सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताओ, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई देखो, जब आप किताब पढ़ोगे ना, तो किताब में हम जब भी कभी करंट की बात करेंगे, हम करंट को हमेशा कहां से कहां जाता हुआ लेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा यही काम करेंगे। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बात बताई थी, मैंने आपको कहा था मेरे प्यारे बेटे कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड करंट जो हम लेके चल रहे होते हैं। ऑल्दो कि वो इमेजिनरी करंट है, क्योंकि वो होल मूव कर रहे हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। और क्यों लेके चलते हैं, वो पूरी कहानी मैंने आपको भी ऊपर समझाई थी
तो अगर कभी आपसे कोई पूछे करंट की डायरेक्शन क्या है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला इसमें पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? भाई अभी ऐसे पता चल गया मुझे। देखो, ए से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। तो गोया ए कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, और बी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ऊपर बताई थी ये बात मैंने। यानी कि ये आपके पास डायरेक्शन हो गई किसकी? कन्वेंशनल करंट की। तो आप बोलोगे 160 एम्पियर है, कहां से कहां? फ्रॉम बी टू ए। एक और तरह से भी देख सकते थे, मैंने ऊपर आपको नोट्स में भी ये बात लिखवाई है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर आपसे पूछेगा करंट कहां फ्लो करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है करंट उसकी रिवर्स में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो आपका जो करंट है वो कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम बी टू ए, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आसान हो गया? ये बता दो पहले तो, ये सब चीज मैंने पढ़ाई भी थी। बोलो भैया। रमीन शहजाद बेटा, आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखो। आपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, जब भी आपका ये सवाल आ रहा है। ठीक है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर पूरे करो, हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर है जो हमारे पास, बेटे इसमें बताया नहीं गया कौन सा करंट है, लेकिन सिर्फ करंट लिखा हुआ है ना। सिर्फ करंट ही स्टैंडर्ड करंट होता है। ऊपर मैंने लिखवाया है आपको, आपने अगर शायद नोट्स देखे हो तो मैंने आपको ये बात यहाँ कहीं लिखवाई थी कि कन्वेंशनल करंट को ही इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। सॉरी, कन्वेंशनल करंट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। देखो नोट्स में लिखवाई तो थी ये बात, मैंने नहीं लिखवाई थी क्या? अगर कभी आपसे एग्जामिनर पूछे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, तो वो कन्वेंशनल करंट वाली ही डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट कहता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट पूछेगा तो आपको कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, चलो अब देखो। आगे कहता है अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस करस्पॉन्ड टू? भाई आसान सवाल है, अब कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है भाई, सबसे पहले I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी पे जाओगे आप। चार्ज निकालने का मतलब क्या है? क्यू निकालना है। क्यू क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। I कितना है? 2 है। और टी कितना है? 1 सेकेंड है। तो भाई आ गया। कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? 2 कूलम का चार्ज क्रॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप बोलोगे भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन निकालना है, कैसे आएगा? क्यू डिवाइडेड बाय ई से आ जाएगा। क्यू यहाँ पे क्या है? 2 कूलम। ई कितना है? 1.6 पावर माइनस 19। अब ये एक टास्क मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप तसल्ली से इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। आपका आंसर आना चाहिए 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि गिवन क्रॉस सेक्शन से गुजर रहे हैंगे। सही हो गया भाई साहब, तो ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, इसी के अंदर आप फर्दर 2-3 क्वेश्चन और कर लेना। एक पार्ट मैंने आपको दे दिया कि मिसाल के तौर पे अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ, इसको मैंने कह दिया 4 एम्पेयर। आगे का काम आप सेम रख लेना। और अच्छा, 4 एम्पेयर इन 0.2 सेकेंड। ठीक है, 4 एम्पेयर इन 0.2 सेकेंड। आप बता देना क्या करंट है और क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक कह देता हूं, मतलब सेम सवाल है, बस इसमें करंट और टाइम बदल रहा हूं। एक सवाल है 5 एम्पेयर पास कर रहा है, मान लो 0.5 सेकेंड में, सेम चीज निकाल लेना। एक सवाल है मान लो 10 एम्पेयर पास कर रहा है 0.02 सेकेंड में, फिर सारे काम कर लेना यही वाले। एक है मान लो 12 एम्पेयर पास कर रहा है 0.6 सेकेंड में, फिर ये सारे काम करना। बोलो ये 4 सवाल हो जाएंगे? बोलो भैया। चलो ये हो गया मेरा बेटा। सिमिलरली ये जो मैंने आपके सामने सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट, इसके भी मैं कुछ फर्दर आपके वेरिएंट्स यहां लिख रहा हूं। 1 मिनट के अंदर मान लो अगर आपको कहा जाता 800 माइक्रो एम्पेयर है, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर-6। एक कर लेते हैं, मान लो आपको कह रहे हैं 15 सेकंड के अंदर पास कर रहा है, और कितना है? 20 माइक्रो एम्पेयर। एक वेरिएंट, अच्छा ये पूरा काम एज इट इज करोगे आप। ठीक है, एक इसमें आप कर लो, मान लो आपको कहता है 2 मिनट के अंदर पास कर रहा है कितना? मिसाल के तौर पे 40 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये 3 सवाल इसके अंदर करोगे, पहले सवाल से रेलेवेंट। और दूसरा सवाल को एज इट इज कर लेना, वो एक ही बहुत है। ठीक है, क्योंकि उस तरह का सवाल माजी में और पूछा नहीं गया। अब मेरा बेटा हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज द वैल्यू या दैट इज द फिनोमिना ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी, पहली बात तो इसको हम शो करते हैं जे से। दूसरी बात, करंट डेंसिटी एक अदद क्या है? करंट डेंसिटी एक अदद है वेक्टर, ध्यान में रखिएगा। करंट डेंसिटी एक अदद कैसी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी है। अब करंट डेंसिटी होती क्या है समझिएगा। जैसे जैसे यार आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर व बेशतर पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेटे इसके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगा, वहां से तसल्ली के साथ आप इसका होमवर्क क्वेश्चन देखते रहना। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो कि यार पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है, जो भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उसको आप डिवाइड कर दो पाकिस्तान का जो भी कवर्ड एरिया है उससे। सही, जो भी पॉपुलेशन है उसको कवर्ड एरिया से डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पे आपको मिलता है कि यार पाकिस्तान के अंदर, मिसाल दे रहा हूं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं, कि आपके पास पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं 2000 पीपल या 2000 पाकिस्तानी पर किलोमीटर स्क्वायर पे। ये पर किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है समझिएगा, फिर मैं यहीं से करंट डेंसिटी को रिलेट करूंगा। पर किलोमीटर स्क्वायर ये होता है, ये मान लो आपके पास है 1 किलोमीटर यूं करके, और ये मान लो आपके पास है 1 किलोमीटर इस तरह से। यानी कि ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का आपके पास पैच है, इसके अंदर आप कह रहे हो कितने लोग रह रहे हैं, 2000 लोग रह रहे हैं। आपने कैसे निकाला, ये काम कैसे किया? आपको पता चल गया यार पूरे पाकिस्तान में लोग इतने, इसको डिवाइड कर लिया पूरे पाकिस्तान का जो भी कवर्ड एरिया है ना उससे, आपको एक एक रफ फिगर मिल गई। अब जाहिर सी बात है यहाँ दरमियान में आपके पास बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहां पे लोग नहीं रह सकते। अब शारे फैसल है कराची में, एक बड़ी सी रोड है, वो पीछे बिन कासिम से शुरू होती है, वो आगे तक जाके आपके पास सदर तक कनेक्ट करती है। अब इस सड़क के ऊपर कोई लोग नहीं रहते, लेकिन एक आइडिया हो रहा है आपको कि भाई ये आपकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये करंट फॉर्म कर रहा है। अब कितना करंट यूनिट एरिया से क्रॉस कर रहा है, कितना करंट गिवन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, यूनिट एरिया से जा रहा है, उसको आप कहते हो करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर। तो इसकी वैल्यू कहां से आती है? हमने मेरे बच्चे अभी अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पढ़ा था, आई इज इक्वल टू वीना। आई इज इक्वल टू वीना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन जो होती है वो ये, आई इज इक्वल टू वी ना। अब इसमें आई से क्या मुराद है? करंट है। वी से क्या मुराद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ई से क्या मुराद है? ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। एन से क्या मुराद है बेटे? एन से मुराद होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखी मिलेगी कि भाई इस मेटल में इस टेम्परेचर पे 5 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये बता रहा है, ये नंबर डेंसिटी ये बताती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आर अवेलेबल। 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है चार्ज को कंडक्ट करने के लिए, वो आपके पास क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी है या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो फॉर्मूला है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, आई इज इक्वल टू वीना। इसमें वी जो है ना, ये जो वी लिखा हुआ है ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। एन बता दिया। ए क्या होता है? ए मेरा बेटा आपके पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या है? ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी ऊपर आपको निकालना भी सिखाया, ठीक है। अब इसमें देखो ए यहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई किससे? वीई एन से। अगर मैं ए को दूसरी तरफ बेच के डिवाइड कर दूं तो आई अपॉन ए ये होता है हमारा करंट डेंसिटी, और ये जो करंट डेंसिटी है ये बराबर होती है एन ई वी के। अब मैंने आपको इसमें एक एक चीज का मतलब बता दिया। एन क्या है? नंबर डेंसिटी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही हो गया। अब आपके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की करंट डेंसिटी है तो ये प्लस एन ई वी काउंट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज की करंट डेंसिटी है तो ये माइनस एन ई वी काउंट हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की करंट डेंसिटी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था हमारा करंट डेंसिटी वेक्टर। माजी में इससे रिलेटेड कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो नहीं आया, इससे रिलेटेड हमेशा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका ये फॉर्मूला पूछा गया है। और अगर आपसे बोला जाए यार करंट डेंसिटी वेक्टर का ये बता दो कि इसका यूनिट क्या होता है, तो मेरा बेटा जो इसका यूनिट है दैट विल बी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है इसका? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चे क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? बेटे 5 × 10⁻25 मैंने एग्जाम्पल दी है, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग करंट डेंसिटी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। बोलो बेटे वीना मैंने ड्राइव नहीं कराया, मैं यहाँ पे कोई भी चीज आपको ड्राइव नहीं कराऊंगा, कभी भी ड्राइव नहीं कराऊंगा। वजह यह है कि ये ई कैट एमडी कैट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ई कैट एमडी कैट के अंदर डेरिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है।